चलिए, गुड मॉर्निंग। एक नया स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं 520, जिसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड है और बहुत प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है। मतलब इस स्टैंडर्ड में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी करोगे लाइफ में। पहले समझते हैं इसका बैकग्राउंड। एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते क्या हैं? ये एक मॉडर्न अप्रोच है ऑडिट करने का। देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि जैसे से सपोज मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ तो समझ में आएगा। हम लोग क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट की चेकिंग कर रहे थे, तो हमने P&L में एक एक्सपेंस देखा, रेंट एक्सपेंस 40,000 रुपये पर महीना। ठीक है, तो साल का 4,80,000 हुआ, 40,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हमें क्लाइंट से क्या मांगेंगे? रेंट एग्रीमेंट मांगेंगे। भाई आप 40,000 रुपये दे रहे हो महीने का, तो हमें रेंट एग्रीमेंट दिखाइए। तो रेंट एग्रीमेंट देखेंगे, हाँ प्रॉपर है कि नहीं, क्या उस रेंट एग्रीमेंट में 40,000 रुपये लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और अगर उसमें 40,000 रुपये लिखा है तो हम ओके कर देंगे, फिर हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, बात खत्म। बट एनालिटिकल प्रोसीजर्स में बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मैं बोलूँ ना, मॉडर्न अप्रोच है। आप फिर क्या करोगे? आप देखोगे कि ये बंदा जो 40,000 रुपये दे रहा है, ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब रीजनेबल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब आप पहले स्क्वायर फीट निकालोगे, क्लाइंट 40,000 रुपये कितने स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहा है और मार्केट में रेट क्या चल रहा है, फिर आप कंपेयर करोगे ये ज़्यादा दे रहा है कम दे रहा है। तो आप बात देखो, मतलब कहाँ से बात कहाँ पहुँच गई। मतलब ट्रेडिशनली हम लोग इतना दिमाग लगाते ही नहीं थे। हाँ, कोई खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट दिखा दो, उसका इनवॉइस दिखा दो, बात ख़त्म। बात यहीं तक ख़त्म हो जाती थी। बट अब सिंस अब लोगों के होता ना, लोग आजकल लॉ के लूप होल्स निकाल के फ्रॉड कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, हमें भी सारे एस्पेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मॉडर्न अप्रोच है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जो मैंने अभी आपको बोला कि मैं स्क्वायर फीट निकालूंगा, स्क्वायर फीट का रेट चेक करूंगा मार्केट में, और फिर कंपेयर करूंगा जो मेरा क्लाइंट 40,000 रुपये दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करते हैं थ्रू फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करते हैं थ्रू फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब जैसे यही आप देख लीजिए, मैंने रेंट एक्सपेंस, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। उसका इवैल्यूएशन किया। उसका इवैल्यूएशन कैसे किया? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में एक रिलेशनशिप बना के। कैसे? मैंने देखा कि मेरा क्लाइंट का जो ऑफिस है वो कितने स्क्वायर फीट का है। ये हो गया मेरा नॉन फाइनेंशियल डेटा। फिर मैंने देखा, मैंने पता किया मार्केट में इस एरिया में नॉर्मल रेट क्या चल रहा है स्क्वायर फीट का। फिर स्क्वायर फीट इंटू मार्केट का रेट मल्टीप्लाई किया और फिर चेक किया क्या वो 40,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर रहा हूँ थ्रू फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। नॉन फाइनेंशियल डेटा क्या होता है? जिसमें रुपये का साइन नहीं होता, जिसमें कोई करेंसी का साइन नहीं होता है। जैसे लेबर रजिस्टर, ठीक है, आपका स्क्वायर फीट, और जिसमें करेंसी का साइन होता है, जैसे सैलरी हमने कितना दिया, रेंट हमने कितना दिया, तो इस पर रुपये का साइन होता है, करेंसी का साइन होता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल डेटा। फिर अगर सर डिफरेंस मिल गया, तो जैसे आपने स्क्वायर फीट निकाला क्लाइंट का, फिर उसको मल्टीप्लाई किया मार्केट से, रेट से, तो वो तो 20,000 आया और क्लाइंट पे कर रहा है 40,000, तो क्या करेंगे? फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्लाइंट से पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि भाई हमारे हिसाब से तो 20,000 आ रहा है, आप 40,000 क्यों पे कर रहे हो?
फिर हमें डाउट होगा कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, कहीं कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, फिर हम और ज़्यादा डीप चेकिंग करेंगे। लेकिन शुरुआत आप देखो, शुरुआत कहाँ से हुई? जब हमने एक मॉडर्न अप्रोच शुरू किया। अगर हम मॉडर्न अप्रोच शुरू नहीं करते तो बात इन्वेस्टिगेशन तक पहुँचती ही नहीं। होपफुली आप मतलब समझ गए होंगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको ऑडिट में 3 फेजेस पढ़ाए हुए हैं। ऑडिट में 3 फेजेस होते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। हमारे ऑडिट के 3 स्टेजेस हैं, 3 फेजेस हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। तो सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स कब लगाएंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप तीनों ही फेजेस में लगा सकते हो, प्लानिंग फेज में भी, एग्जीक्यूशन फेज में भी और रिपोर्टिंग फेज में भी, कहीं भी लगा सकते हो। बट ये स्टैंडर्ड बोलता है हमें कि आप इसको रिपोर्टिंग फेज में लगाओ तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं समझा रहा हूँ क्यों। जैसे मान लीजिए आपने प्लानिंग स्टेज में प्लान किया, एग्जीक्यूशन स्टेज में चेकिंग वगैरह किया, रिपोर्टिंग स्टेज में आप क्या करते हो? आप इवैल्यूएट करते हो अपने एविडेंसेस को और उसके हिसाब से कंक्लूजन बनाते हो। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इंटरफेयर करता है और बोलता है कि आपने जो भी अभी तक चेकिंग किया, आपका जो कंक्लूजन बना, आप तुरंत इसको रिपोर्ट मत कीजिए। आपका जो कंक्लूजन बना उसको माइंड में रखिए और एक बार एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देख लीजिए कि जो आपका कंक्लूजन है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर आप रिपोर्ट कीजिए। तो ये स्टैंडर्ड ये बोलता है कि आप लगाने में तो तीनों ही स्टेजेस में लगा सकते हो, बट ये बोलता है स्पेसिफिकली आप इसको रिपोर्टिंग स्टेज में लगाओ। देखो, आपने प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन किया, तो आपका एक माइंडसेट बन गया होगा कि आप क्या रिपोर्ट करोगे। तो बस ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आप उस समय एक बार एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के चेक कर लो कि जो भी आपका माइंडसेट बन रहा था वो सही बन रहा था कि नहीं बन रहा था, और उसके बाद रिपोर्ट करो। क्योंकि अगर गलत रिपोर्ट कर दिया तो फिर अल्टीमेट लायबिलिटी तो आपके ऊपर आएगी ना। तो इसलिए ये बोलता है कि आप किसी और स्टेज में लगाओ या मत लगाओ, लेकिन रिपोर्टिंग स्टेज में मस्ट लगाओ। अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम ऑब्टेन कर सकें एविडेंसेस, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स को इस तरीके से डिज़ाइन करें, इस तरीके से परफॉर्म करें कि हमें रिजल्ट्स भी मिले और हम इसे नियर द एंड परफॉर्म करें। 2 ऑब्जेक्टिव है, पहला हमें एविडेंस मिले और दूसरा हम इसे इस तरीके से डिज़ाइन करें कि हमें रिजल्ट्स भी मिले और हम इसे नियर द एंड परफॉर्म करें, मतलब रिपोर्टिंग स्टेज में परफॉर्म करें। तो ऑडिटर का 2 ऑब्जेक्टिव है, पहला एविडेंस ऑब्टेन करना और दूसरा इसको रिपोर्टिंग स्टेज में अप्लाई करना। तो होपफुली यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी। 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा डॉक्यूमेंट लोड नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड। एक सेकेंड दीजिएगा बस। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हम तीनों फेजेस में लगा सकते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, बट ज़्यादा कारगर साबित होगा रिपोर्टिंग स्टेज में, ज़्यादा कारगर साबित होगा रिपोर्टिंग स्टेज में। मैंने आपको 315 पढ़ाया था और 315 में मैंने आपको समझाया था कि अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मेरे पास 4 प्रोसीजर्स होते हैं, इंक्वायरी करना, ऑब्जर्वेशन करना, इंस्पेक्शन करना और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना। समझाया था आपको मैंने। तो 315 बोलता है कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को लगा सकते हो प्लानिंग स्टेज में, बट 520 जो इसका स्टैंडर्ड है वो बोलता है कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को कंप्लीशन फेज में लगाओ या रिपोर्टिंग स्टेज में लगाओ। तो अलग अलग स्टैंडर्ड है,
लेकिन आपको क्रक्स ध्यान रखना है कि हम लगा तीनों स्टेजेस में सकते हैं, बट मैंडेटरी हमें रिपोर्टिंग स्टेज में लगाना चाहिए। खैर, एक बार स्टेजेस रिवाइज करते हैं। देखिए, एक होता है रैप, एक होता है फैप। रैप में 4 प्रोसीजर्स होते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। फैप में 2 प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में फर्दर 2 आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपका फैप का पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। तो जब भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने जा रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। देखो, डेटा की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप मार्केट में कितना रेट चल रहा है वो कैसे पता करोगे। दूसरा, डिसएग्रीगेशन होना चाहिए, मतलब डेटा डिसएग्रीगेट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एयरटेल हूँ, ऑब्वियसली मैं अपनी परफॉर्मेंस किससे कंपेयर करूँगा, जियो से कंपेयर करूँगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने जियो का डेटा अलग से डिसएग्रीगेट नहीं कर रखा है। डिसएग्रीगेट मतलब उसको अलग से शो नहीं कर रखा है, उसको अपने ही डेटा के साथ क्लब कर रखा है। तो कंपैरिजन कैसे होगा ही नहीं। तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब डेटा डिसएग्रीगेट फॉर्म में होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा एकदम सेम है, अकाउंट टाइप, सोर्स, प्रेडिक्टेबिलिटी। मैं आपको समझा रहा हूँ, करेक्ट समझा रहा हूँ। ये बोलता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप P&L आइटम में अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि P&L आइटम रिकरिंग नेचर के होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं। रिकरिंग नेचर के होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं। बट बैलेंस शीट आइटम्स रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम उस केस में एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं करेंगे। नेचर ऑफ असर्शंस, देखो एनालिटिकल प्रोसीजर सारे असर्शंस पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ ही असर्शंस पे अप्लाई होता है। और लास्ट में इनहेरेंट रिस्क। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है। डेटा अवेलेबल होना चाहिए, डिसएग्रीगेट फॉर्म में होना चाहिए, अकाउंट टाइप, सोर्स, प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब P&L आइटम, रिकरिंग आइटम पे AP हम लोग यूज़ करेंगे, बैलेंस शीट आइटम में AP यूज़ नहीं करेंगे। नेचर ऑफ असर्शंस, मतलब सारे असर्शंस पे अप्लाई नहीं होता है, कुछ ही असर्शंस पे अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आप इस पर चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर इनहेरेंट रिस्क। अब टेक्निक्स क्या क्या हैं? ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चर मॉडलिंग। ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चर मॉडलिंग। देखिए, ट्रेंड का तो बहुत सिंपल मतलब है कि हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, लास्ट ईयर से, लास्ट टू लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं। रेशियो एनालिसिस में हम यहाँ पे रेशियोज निकालते हैं, क्या जो इतना मटेरियल वेस्ट हो रहा है क्या ये सही है। हम यहाँ पे और अलग अलग रेशियोज यूज़ करते हैं, परसेंटेज फॉर्म में या जैसे भी है, फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियोज यूज़ करते हैं। रीजनेबलनेस टेस्ट, रीजनेबल मतलब क्या ये चीज़ रीजनेबल है, तो हम रीजनेबिलिटी चेक करते हैं। और लास्ट में स्ट्रक्चर मॉडलिंग। स्ट्रक्चर मॉडलिंग में क्या है कि हम कंप्यूटर सिस्टम में लास्ट ईयर का डेटा डालते हैं। हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर मॉडलिंग में, कंप्यूटर सिस्टम में क्लाइंट का लास्ट ईयर का डेटा डालते हैं और क्लाइंट से बोलते हैं कि मुझे करेंट ईयर का डेटा बना के दो। कुछ मतलब मैं कुछ उसको कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ कि ग्रोथ इतनी कंसीडर कर लो, ठीक है, तो वो मुझे करेंट ईयर का डेटा बना के देता है। फिर उस वाले डेटा को मैं एग्जैक्ट जो क्लाइंट ने बना रखा होगा उससे कंपेयर करता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर मॉडलिंग में क्या होता है, मैं क्लाइंट का लास्ट ईयर का डेटा कंप्यूटर सिस्टम में डालता हूँ और उससे बोलता हूँ कि मुझे नेक्स्ट ईयर का मतलब करेंट ईयर का डेटा बना के दो, प्रेडिक्ट करके दो। कुछ ग्रोथ वगैरह मैं डाल देता हूँ उसको कि कंसिडर ग्रोथ एज 10%, ऐसे डाल देता हूँ। फिर जो डेटा बन के आया मैं उसको कंपेयर करता हूँ क्लाइंट के करेंट ईयर डेटा से। तो 4 टूल्स हैं, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चर मॉडलिंग। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज्ड एज सब्सटैंटिव टेस्ट। तो पहले आप सूटेबिलिटी चेक करोगे, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा चेक करोगे, एक्सपेक्टेशन बनाओगे और एक एक्सेप्टेबल डिफरेंस डिटरमाइन करोगे। 4 चीज़ें हैं। जब भी आप AP का यूज़ करना चाह रहे हो, जब भी आप AP को यूज़ करना चाह रहे हो, 4 बातें आप अपने मन में तैयार रखो। पहला सूटेबिलिटी चेक कर लो, क्या AP को लगाना सूटेबल है कि नहीं है।
AP को लगाना सुटेबल है कि नहीं। मैंने आपको समझाया था AP सिर्फ P&L आइटम में सुटेबल है, बैलेंस शीट आइटम में सुटेबल नहीं है। AP कुछ एसर्शंस में सुटेबल है, बाकी सारे एसर्शंस में सुटेबल नहीं है। जैसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस, वहाँ पे सुटेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट है डेटा की रिलायबिलिटी चेक कर लो, डेटा की रिलायबिलिटी चेक कर लो। तीसरा पॉइंट है एक एक्सपेक्टेशन बना लो। एक्सपेक्टेशन कैसे बनेगी? जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट में इतना रेट चल रहा है, ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, और आपने देखा कि एवरेज जो हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं वो महीने की 5,000 देते हैं। एवरेज जो सैलरी देते हैं 5,000 देते हैं। तो 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 5,000 सैलरी, मतलब कितना सैलरी जाना चाहिए? 5 लाख। तो हमने एक एक्सपेक्टेशन बनाया, बट हम 10% का मार्जिन भी अलाउ करते हैं। 10% का मार्जिन भी अलाउ करते हैं कि चलो 5 का 5.5 हुआ तो चलेगा, 5 का 4.5 हुआ तो चलेगा। इसी को बोलते हैं डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं? डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस। तो सबसे पहला आप सूटेबिलिटी देखो, दूसरा रिलायबिलिटी चेक करो, तीसरा एक्सपेक्टेशन बनाओ। एक्सपेक्टेशन कैसे बनेगी? आपने एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाला और मल्टीप्लाई किया कि उनका एवरेज सैलरी कितनी है। फिर आपने एक्सपेक्टेशन बनाया कि P&L में कितनी सैलरी गई होगी या कितनी सैलरी जानी चाहिए, और आप एक मार्जिन भी अलाउ करते हो कि ज़रूरी नहीं 5 लाख की हम एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं तो 5 लाख ही जानी चाहिए। अरे 5-10% ऊपर नीचे होता है। अब डेटा रिलायबल है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंपैरेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का सोर्स कैसा है, क्या वो इन्फॉर्मेशन कंपैरेबल है कि नहीं है, उसका नेचर एंड रेलेवेंस कैसा है, और कंट्रोल कैसा है। अगर इन्फॉर्मेशन जब बन रही थी तो उसके ऊपर कंट्रोल अच्छे खासे लगे थे तो मतलब डेटा रिलायबल होगा। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन इज प्रिसाइज। मतलब हम जो एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं और 5,000 एवरेज सैलरी है, तो 5 लाख सैलरी जानी चाहिए P&L में हर मंथ। तो जो हम एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं क्या वो प्रिसाइज है कि नहीं है? तो ये कैसे चेक करेंगे? इसके 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला, क्या हम रिजल्ट्स को एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं तो मतलब जो आप एक्सपेक्टेशन बना रहे हो वो काफ़ी हद तक सही है। दूसरा पॉइंट, क्या इन्फॉर्मेशन डिसएग्रीगेटेड थी? अगर डिसएग्रीगेटेड थी तो आपने जो एक्सपेक्टेशंस बनाए हैं वो सही होंगे काफ़ी हद तक। और अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? तो अगर डेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों, तो फिर आपने जो एक्सपेक्टेशन बनाई होगी वो सही होगी। 3 बातें हैं, आपको चेक करना है कि आपने जो एक्सपेक्टेशन बनाई है वो प्रिसाइज और सफिशिएंट है कि नहीं है। 3 पॉइंट है। पहला, आप देखोगे कि आप जो रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो क्या आप उसको एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हो? दूसरा, क्या इन्फॉर्मेशन डिसएग्रीगेटेड है? और तीसरा, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं है? अगर तीनों बातें हैं तो फिर जो आपने एक्सपेक्टेशन बनाया होगा वो काफ़ी हद तक सही होगा। सेकंड जो एक डाउट आता है, जो एक डिस्कशन वाला पॉइंट आता है, वो ये आता है, सर हम कितना डिफरेंस एक्सेप्टेबल मान के चलें? जैसे आपने सैलरी की एक्सपेक्टेशन मानी 5 लाख, आपने सैलरी की एक्सपेक्टेशन बनाई 5 लाख, अब हम कितना मार्जिन दें? 10%, 5%, ठीक है? तो वो क्वेश्चन है, वो डिपेंड करेगा मटेरियलिटी पे। आपकी मटेरियलिटी क्या है वो डिपेंड करेगा मटेरियलिटी से, ठीक है? तो से सपोज आपकी मटेरियलिटी है 50,000, तो आप 50,000 का मार्जिन अलाउ कर दोगे, ठीक है? 50,000 का मार्जिन अलाउ कर दोगे, मतलब 5 लाख का 5.5 हुआ तो भी चलेगा, 5 का 4.5 हुआ तो भी चलेगा, बट उससे ऊपर हुआ तो नहीं चलेगा। फिर आप इन्वेस्टिगेट करोगे, फिर आप डिटेल चेकिंग करोगे। अब इन्वेस्टिगेशन में आप बेसिकली क्या करते हो? इंक्वायरी करते हो मैनेजमेंट के साथ, इंक्वायरी करते हो कि भाई साहब हमारे हिसाब से तो 5.5 लाख आना चाहिए, आपकी सैलरी 7 लाख कैसे आ रही है, 8 लाख कैसे आ रही है? और दूसरा, परफॉर्मिंग अदर प्रोसीजर्स, हम कुछ अदर प्रोसीजर्स लगाएंगे। अब हो सकता है ना कि हमारे स्ट्रैटेजी में कुछ गलती रही हो, हमारी मटेरियलिटी पे कुछ गलती रही हो, हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक से ना रहा हो, तो हम ये सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे एक बार। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ऐसे 520। एक बार मैं फिर भी वॉक थ्रू करा दे रहा हूँ, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें रिवाइज कराई। सबसे पहले मैंने शुरू किया मीनिंग, ठीक है? फिर मैंने शुरू किया स्कोप, मीनिंग, स्कोप। मीनिंग में क्या था
कि एपी क्या है। एपी में हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करते हैं। कैसे इवैल्यूएट करते हैं? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा में एक रिलेशनशिप बना के। फिर मैंने आपको समझाया स्कोप क्या है। स्कोप बस इतना ही है कि हम इसको नियर द एंड लगाते हैं, ठीक है, नियर द एंड लगाते हैं कि ताकि हम जो एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशन बननी चाहिए वो सही है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या? 2 ऑब्जेक्टिव है, ताकि हमें एविडेंस मिल सके और ताकि हम एपी को नियर द एंड अप्लाई कर सकें। टाइमिंग क्या है एपी की? तो आप एपी को तीनों फेजेस में लगा सकते हो, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, ठीक है, बट ज़्यादा कारगर रिपोर्टिंग स्टेज में ही साबित होगा। फैक्टर्स क्या क्या है? तो आप डेटा की अवेलेबिलिटी चेक कर लो, डिसएग्रीगेशन चेक कर लो, अकाउंट टाइप चेक कर लो, सोर्स चेक कर लो, प्रेडिक्टेबिलिटी चेक कर लो, नेचर ऑफ असर्शन चेक कर लो और इनहेरेंट रिस्क को चेक कर लो। टेक्निक्स क्या क्या हैं? ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चर मॉडलिंग। आप जब भी एपी को यूज़ करो तो 4 बातें चेक कर लो: सूटेबिलिटी ऑफ एपी, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेबल डिफरेंस, ठीक है, ये 4 बातें चेक कर लो। डेटा रिलायबल कब होगा? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपैरेबिलिटी, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपका एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज है कि नहीं है, वो 3 बातों पे डिपेंड करेगा। क्या एक्यूरेसी के साथ आप डेटा को प्रेडिक्ट कर सकते हो? दूसरा, क्या इन्फॉर्मेशन डिसएग्रीगेट फॉर्म में थी? और तीसरा, क्या इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अवेलेबल थी कि नहीं थी? फिर हम कितना डिफरेंस एक्सेप्ट करेंगे तो वो डिपेंड करता है आपके मटेरियलिटी पे। फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, जो भी डिफरेंसेस हैं फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करोगे। इन्वेस्टिगेट का मतलब हुआ आप इंक्वायरी करोगे और फिर अपने प्रोसीजर्स में चेंजेस करोगे अगर ज़्यादा ही डिफरेंसेस हैं तो। यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा ऐसे 520। बहुत क्विकली रिवाइज हो गया, बहुत छोटा स्टैंडर्ड था। चलिए, होपफुली आपने सीखा होगा, समझा होगा। चलिए, थैंक यू।